हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी हब। आज हम क्लास 4th की हिंदी का चैप्टर 9 समझेंगे, स्वतंत्रता की ओर। धनी को पता था कि आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर उसे कोई कुछ ना बताता। वे सब समझते हैं कि मैं 9 साल का हूँ, इसलिए मैं बुद्धू हूँ, पर मैं बुद्धू नहीं हूँ। धनी मन ही मन में बड़बड़ाया। अब यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम धनी है, तो उसके बता रहे हैं कि वो मन ही मन में अपने क्या बड़बड़ा रहा था, यानी कि अपने मन ही मन में बोल रहा था कि आश्रम में कोई, उसे पता है आश्रम में कोई बड़ी योजना बन रही है, पर कुछ उसे बताया नहीं जाता है, कोई उसे कुछ बताता नहीं है। वो लोग यानी कि बड़े सब समझते हैं कि धनी 9 साल का है, इसलिए वो बुद्धू है या फिर कुछ समझ नहीं पाता है। लेकिन धनी समझता है कि मैं बुद्धू नहीं हूँ, यानी कि धनी बुद्धू नहीं है। धनी और उसके माता पिता बड़ी खास जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। तो धनी और उसके जो माता पिता हैं बड़ी खास यानी कि स्पेशल जगह में रहते थे, अहमदाबाद के पास महात्मा गांधी के साबरमती आश्रम में। अहमदाबाद के पास है महात्मा गांधी का आश्रम जो है साबरमती, जहाँ पूरे भारत से लोग रहने आते थे। गांधी जी की तरह वे सभी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे, तो पूरे भारत से लोग वहाँ पर रहने आते थे और गांधी जी की तरह वे सब लोग भी भारत की स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे थे। जब भारत आज़ाद नहीं था तब की बात है ये। जब वे आश्रम में ठहरते तो चरखों पर खादी का सूत काटते, भजन गाते और गांधी जी की बातें सुनते। जब लोग पूरे भारत से आश्रम में रहने आते थे तो वे जब वो आश्रम में ठहरते यानी कि रुकते थे तो आश्रम में चरखों पर खादी का सूत काटते, यानी कि पहले चरखों पर खादी यानी कि कॉटन का जो धागा बनाते थे, वो बताया है कि चरखों पर खादी का सूत काटते और भजन गाते थे और गांधी जी की बातों को सुनते थे। साबरमती में सबको कोई ना कोई काम करना होता, जैसे खाना पकाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना और कुएं से पानी लाना, गाय और बकरियों का दूध धोना और सब्जी उगाना। यानी कि वहाँ के जो सारे काम थे वो किसी और से ना कराकर आश्रम के लोगों को ही बांट दिए जाते थे। हर किसी को कोई ना कोई काम दे दिया जाता था और वो करना पड़ता था। और धनी का काम था बिन्नी की देखभाल करना। जो धनी जो बच्चा है उसका काम था बिन्नी की देखभाल करना। अब बिन्नी कौन है? वो आश्रम की एक बकरी थी, बकरी का नाम था। आश्रम में एक बकरी थी जिसका नाम था बिन्नी। धनी को अपना काम पसंद था क्योंकि बिन्नी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को अपना काम इसलिए पसंद था क्योंकि बिन्नी जो थी उसकी सबसे अच्छी दोस्त थी। धनी को उससे बातें करना अच्छा लगता था। धनी अपनी जो भी बातें होती थी वो बिन्नी से कर देता था, यानी कि बकरी से। बनी जो बिन्नी थी उसकी अच्छी दोस्त थी। उस दिन सुबह धनी बिन्नी को हरी घास खिलाकर उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला, कोई बात जरूर है बिन्नी, वे सब गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं, कोई योजना बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। तो एक दिन सुबह धनी था जो बिन्नी को हरी घास खिला रहा था और उसके बर्तन में पानी डालते हुए बोला कि बिन्नी जरूर कोई बात है। वे सब यानी कि आश्रम के जो भी बड़े लोग हैं वो गांधी जी के कमरे में बैठकर बातें करते हैं और कोई योजना यानी कि कोई प्लानिंग बनाई जा रही है, मैं सब समझता हूँ। धनी अपने आप को बहुत समझदार समझ रहा था। वो कह रहा था कि मैं सब समझता हूँ, मुझे पता है। बिन्नी ने घास चबाते हुए सिर हिलाया जैसे कि वे धनी की बात समझ रही हो। तो जो बिन्नी थी वो घास चबाते हुए ऐसे सिर हिला रही थी जैसे लग रहा था कि वह धनी की बातें समझ रही है। धनी जो भी बातें उससे कह रहा है वह समझ रही है और हाँ मैं सिर हिला रही हो। धनी को भूख लगी। कूदती फांदती बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। उसकी माँ चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में धुआं भर रहा था। धनी को भूख लगी थी तो बिन्नी को लेकर वह रसोई घर की तरफ चला। तो उसकी जो माँ थी वो चूल्हा फूंक रही थी, यानी कि पहले चूल्हे पर खाना बनाया जाता था तो चूल्हे को जला रही थी, यानी कि वो चूल्हा फूंक रही थी। उसको आग जलाते टाइम फूंकना भी पड़ता है, फूंक मारनी पड़ती है उसमें। तो चूल्हा फूंक रही थी और कमरे में जो पूरा धुआं भर गया था, उससे चूल्हे से जो धुआं निकल रहा था वो सारा कुएं में भर गया था। अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? उसने पूछा। तो धनी ने अपनी माँ से पूछा कि मम्मी क्या
अम्मा क्या गांधी जी कहीं जा रहे हैं? तो खांसते हुए माँ बोली, वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। तो धुआं हो रहा था इसलिए माँ ने खांसते हुए बोला कि वे सब यात्रा पर जा रहे हैं। अब यात्रा कहाँ जा रहे हैं? धनी ने सवाल किया। तो फिर धनी ने फिर पूछा कि यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं? तो समुद्र के पास कहीं। अब सवाल पूछना बंद करो और जाओ यहाँ से धनी, अम्मा जरा गुस्से से बोली, पहले मुझे खाना पकाने दो। तो जब धनी ने सवाल किया कि यात्रा पर कहाँ जा रहे हैं, तो उसकी माँ ने बोला गुस्से में हल्का सा कि समुद्र के पास कहीं, अब सवाल पूछना बंद करो और यहाँ से चले जाओ, पहले मुझको खाना पकाने दो, उसकी माँ ने गुस्से में बोला। धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया जहाँ बूढ़ा बिंदा आलू खोद रहा था। बिंदा चाचा, धनी उनके पास बैठ गया। तो जब माँ ने उसको डांट दिया या गुस्से में बोल दिया कि यहाँ से जाओ, मुझे खाना पकाने दो, तो धनी सब्जी की क्यारियों की तरफ निकल गया, यानी कि जहाँ सब्जियाँ उगाई जाती हैं उनकी जो क्यारियाँ होती हैं उनकी तरफ निकल गया, जहाँ बूढ़ा बिंदा यानी कि बूढ़ा बिंदा नाम के चाचा आलू खोद रहे थे। तो धनी जो है उनके पास जाकर बैठ जाता है और बोलता है, बिंदा चाचा आप भी यात्रा पर जा रहे हैं क्या? बिंदा ने सिर हिलाकर मना किया। उसके कुछ बोलने से पहले धनी ने उतावले होकर पूछा, कौन जा रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? क्या हो रहा है? तो जब धनी ने बिंदा चाचा से पूछा कि आप भी यात्रा पर जा रहे हैं, तो बिंदा चाचा ने सिर हिलाकर मना कर दिया कि नहीं, वो नहीं जा रहे हैं। तो उनके कुछ कहने से और आगे कुछ कहने से पहले ही जो धनी ने उतावले होकर, यानी कि उससे रहा नहीं गया, उसने उतावलेपन में ही सारे क्वेश्चन एक ही साथ पूछ डाले, जैसे कि कौन जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं, यात्रा में कौन कौन जा रहा है और कहाँ जा रहे हैं और क्या क्या हो रहा है। बिंदा ने खोदना रोक दिया और कहा, तुम्हारे सब सवालों के जवाब दूंगा, पर पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक चबा रही है। बिंदा चाचा थे, उन्होंने आलू खोदना रोक दिया और कहा, मैं तुम्हारे जितने भी सवाल हैं उन सब के जवाब दूंगा, लेकिन पहले इस बकरी को बांधो, मेरा सारा पालक ये बकरी चबा रही है या फिर चबा जाएगी। तो धनी ने बिन्नी को खींचकर ले गया और पास के नींबू के पेड़ से बांध दिया। धनी ने बिन्नी को यानी कि बकरी को खींच कर ले गया पकड़ के, और पास में ही एक नींबू का पेड़ था, उससे बांध दिया। फिर बिंदा ने उसे यात्रा के बारे में बताया। जो बिंदा चाचा थे उन्होंने उसे यात्रा के बारे में बताया कि गांधी जी और उनके कुछ साथी गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नामक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे। फिर बिंदा चाचा ने बताया कि गांधी जी जो हैं और उनके कुछ साथी हैं गुजरात में पैदल चलते हुए दांडी नाम की जगह पर, दांडी नाम की जगह थी एक, वहाँ पर जाते हुए वो समुद्र के पास पहुँचेंगे। गांव और शहरों से होते हुए पूरा महीना चलेंगे, दांडी पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। तो बिंदा चाचा ने बताया कि गुजरात से पैदल चलते हुए दांडी नामक जगह पर समुद्र के पास पहुंचेंगे गांधी जी और उनके कुछ साथी, और वहां पहुंचकर वे नमक बनाएंगे। ये दांडी नमक कानून की बात है, जो कि 1930 की बात है, जब ब्रिटिश सरकार ने नमक पर बहुत ज़्यादा कर या फिर टैक्स लगा दिया था, तब की बात है ये। गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी और नमक कानून को तोड़ा था। नमक, धनी चौंक कर उठ बैठा। नमक क्यों बनाएंगे? वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब नमक सुनकर धनी चौंक कर उठ बैठ गया और बोला कि नमक, वह तो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है। अब वह बच्चा था, वह तो यही समझेगा कि दुकान से नमक खरीद सकते हैं। हाँ मुझे मालूम है, बिंदा हंसा, पर महात्मा जी की एक योजना है, यह तो तुम्हें पता ही है कि वह किसी बात के विरोध में ही यात्रा करते हैं या जुलूस निकालते हैं, है ना? तो बिंदा ने हंसकर बोला, हाँ मुझे मालूम है, यानी कि जो नमक है वो किसी भी दुकान से खरीदा जा सकता है, पर ये महात्मा जी की एक योजना है। और धनी से बोले कि तुम्हें यह तो पता ही होगा कि वे जब किसी बात का विरोध करते हैं तब यात्रा करते हैं या फिर कोई जुलूस निकालते हैं। तो धनी ने बोला, हाँ बिल्कुल सही, मैं जानता हूँ, वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं जिससे कि उनके खिलाफ लड़ सकें और भारत स्वतंत्र हो जाए। तो धनी बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही है, मुझे पता है कि वे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ सत्याग्रह के जुलूस निकालते हैं या फिर उनके लिए कोई यात्रा करते हैं और उनके खिलाफ लड़ सकें
जिससे कि ब्रिटिश सरकार के खिलाफ लड़ सके और भारत स्वतंत्र हो जाए और आज़ाद हो जाए। पर नमक को लेकर विरोध क्यों कर रहे हैं, यह तो समझदारी वाली बात नहीं है। पर बिन्नी ये भी कहता है साथ में कि नमक को लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है, ये तो समझदारी वाली बात नहीं है। बिल्कुल धनी, क्या तुम्हें पता है कि हमें नमक पर कर देना पड़ता है। तो जो बिंदा चाचा हैं वो बोलते हैं कि बिल्कुल धनी, कि यह समझदारी वाली बात नहीं है, लेकिन क्या तुम्हें पता है कि नमक पर भी कर यानी कि टैक्स देना पड़ता है। यानी कि नमक तो जो आम खाने पीने की चीज़ों में डाली जाती है, उसके बिना खाने का कोई टेस्ट नहीं होता, और उस जैसी छोटी चीज़ पर भी इतना कर देना पड़े तो ये ब्रिटिश सरकार की अच्छी बात नहीं है। अच्छा, धनी हैरान रह गया। नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है कि हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है, बिंदा चाचा ने आगे समझाया। तो जो धनी था वो हैरान रह गया, सरप्राइज हो गया कि अच्छा, नमक पर भी हमें टैक्स देना पड़ता है। आगे बिंदा चाचा उसे समझाते हैं कि नमक की ज़रूरत सभी को है, इसका मतलब है हर भारतवासी गरीब से गरीब भी यह कर देता है। यानी कि नमक की ज़रूरत सबको होती है और जो जो नमक खरीदेगा उस पर टैक्स लग रहा है, और गरीब से गरीब इंसान यह टैक्स दे रहा है, चाहे वो कितना भी गरीब हो। बिंदा चाचा ने यह धनी को समझाया, लेकिन यह तो सरासर अन्याय है। धनी की आंखों में गुस्सा था। ये सुनकर धनी ने कहा, लेकिन ये तो सरासर अन्याय है, यानी कि ये तो बहुत अन्याय है। उसकी आंखों में गुस्सा था, यानी कि गुस्सा उसके स्वर में छलक रहा था। हाँ, यह अन्याय है, इतना ही नहीं, भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही है। तो बिंदा चाचा कहते हैं कि हाँ, अन्याय तो है, लेकिन इतना ही नहीं है, ये भी है कि भारतीय लोगों को नमक पर टैक्स तो देना ही पड़ता है, साथ ही भारतीय लोगों को नमक बनाने की मनाही भी है, यानी कि वो नमक नहीं बना सकते। महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को कहा, पर उन्होंने यह बात ठुकरा दी। इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। फिर आगे बोलते हैं कि महात्मा जी ने ब्रिटिश सरकार को कर हटाने को बोला था, लेकिन उन्होंने इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया, इस बात को ठुकरा दिया। इसलिए उन्होंने यानी कि गांधी जी ने और उनके साथियों ने मिलकर यह दृढ़ निश्चय किया, यह डिसाइड किया कि वे दांडी चलकर जाएंगे। चलकर यानी कि वो पैदल चलकर जाएंगे, किसी भी बस या किसी भी यातायात के साधन का सहारा नहीं लेंगे, और समुद्र के पानी से नमक बनाएंगे। 1 महीने तक पैदल चलेंगे। धनी सोचकर परेशान हो रहा था, गांधी जी तो थक जाएंगे, वे दांडी बस या ट्रेन से क्यों नहीं जा सकते। जो धनी था यह सोचकर परेशान हो रहा था कि महात्मा गांधी जी और उनके साथी जो है 1 महीने तक पैदल चलेंगे, तो गांधी जी तो थक जाएंगे, इसलिए वो दांडी जाने के लिए किसी बस या ट्रेन या फिर किसी यातायात का सहारा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यदि वे इस लंबी यात्रा पर दांडी तक पैदल जाएंगे तो यह खबर फैलेगी। तो बिंदा चाचा ने कहा वो बस या ट्रेन का सहारा नहीं ले सकते, वो पैदल ही जाएंगे, क्योंकि यदि वो पैदल जाएंगे, इतनी लंबी यात्रा वो अपने पैरों से या पैदल करेंगे और दांडी तक, तो ये खबर फैलेगी, अखबार में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, और पूरी दुनिया के लोग यह जान जाएंगे कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, और ब्रिटिश सरकार के लिए यह बड़ी शर्म की बात होगी। तो बिंदा चाचा ने बताया कि वो दांडी तक अगर इतनी लंबी यात्रा अपने पैरों से करेंगे तो ये बात पूरे बड़े स्तर पर फैलेगी, मीडिया को पता चलेगा, अखबार वगैरह में फ़ोटो छपेगी, रेडियो पर रिपोर्ट जाएगी, तो पूरी दुनिया के लोग जो हैं वो ये जान पाएंगे कि भारत के लोग यानी कि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, ब्रिटिश सरकार का विरोध कर रहे हैं। और यह बात जब बाहर पता चलेगी या बाहर और देशों के लोग जानेंगे तो यह ब्रिटिश सरकार के लिए बहुत बड़ी शर्म की बात होगी, बहुत लज्जा की बात होगी। गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, है ना। धनी की आंखें चमकी। तो धनी की आंखें खुशी मतलब ऐसे चमकी जैसे खुशी से कि गांधी जी बड़े ही अक्लमंद हैं, बहुत समझदार हैं। बिंदा ने हंसकर कहा हाँ वह तो है ही। धनी बिंदा ने हंसकर कहा कि हाँ गांधी जी समझदार तो हैं ही, अक्लमंद तो हैं ही।
दोपहर को जब आश्रम में थोड़ी शांति छाई, धनी अपने पिता को ढूंढने निकला। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। तो जब दोपहर में आश्रम में थोड़ी सी शांति छाई, यानी कि जो योजना व प्लानिंग हो रही थी, उसके लोग अपने अपने रूम में या फिर अपने अपने घरों को जा पहुँचे थे। थोड़ी सी शांति हो गई तो जो धनी था वो अपने पिताजी को ढूंढने निकला, जो कि एक पेड़ के नीचे बैठकर चरखा काट रहे थे। पिताजी, क्या आप और अम्मा दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? धनी ने सीधे काम की बात पूछी। धनी ने डायरेक्ट अपने पिताजी से पूछा कि पिताजी, क्या आप और मम्मी भी दांडी यात्रा पर जा रहे हैं? मैं जा रहा हूँ, तुम और अम्मा यहीं रहोगे। तो धनी के पिताजी ने कहा कि मैं जा रहा हूँ, तुम और तुम्हारी अम्मा जो है वो यहीं आश्रम में रहेंगी। मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ। तो धनी ने कहा पिताजी से कि मैं भी आपके साथ चल रहा हूँ, यानी कि दांडी यात्रा पर वो भी चल रहा है साथ में। बेकार की बातें मत करो धनी, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, आश्रम के नौजवान ही जा रहे हैं। तो धनी के पिता कहते हैं कि बेकार की बातें मत करो, तुम इतना लंबा नहीं चल पाओगे, तुम इतनी यात्रा नहीं कर पाओगे। आश्रम के जो नौजवान हैं या फिर यंग लोग हैं वही जा रहे हैं। धनी ने हट पकड़ ली, मैं 9 साल का हूँ और आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। अब धनी था जो हट पकड़ ली, यानी कि उसने जिद करने लगा। वो अपनी जिद पर अड़ा रहा कि मैं 9 साल का हूँ और मैं आपसे तेज़ दौड़ सकता हूँ। अपने पिताजी से कहता है कि मैं 9 साल का हूँ, मैं अपने आपसे भी तेज़ दौड़ सकता हूँ। धनी के पिता ने चरखा रोककर बड़े धीरज से समझाया, सिर्फ वे लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा जी ने खुद चुना है। तो धनी के पिता ने फिर एकदम चरखा रोका और बड़े ही पेशेंस के साथ समझाया धनी को कि सिर्फ वे ही लोग जाएंगे जिन्हें महात्मा गांधी जी ने खुद चुना है या जिन्हें महात्मा गांधी जी ने कहा है। ठीक है, मैं उन्हीं से बात करूँगा, हाँ वह ज़रूर हाँ कहेंगे। धनी खड़े होकर बोला और वहाँ से चल दिया। जो धनी था वह खड़े होकर वहाँ से बोला कि ठीक है, तो फिर मैं गांधी जी से ही बात कर लूँगा, वो ज़रूर हाँ कर देंगे। और यह कहकर वे वहाँ से चला जाता है धनी। गांधी जी बड़े व्यस्त रहते थे, उन्हें अकेले पकड़ पाना आसान नहीं था, पर धनी को यह समय मालूम था जब उन्हें बात सुनने का समय होगा। रोज़ सुबह वे आश्रम में पैदल घूमते थे। गांधी जी बहुत व्यस्त रहते थे, यानी कि बिजी रहते थे, और उन्हें अकेले पकड़ पाना, यानी कि जब वो अकेले हों और उनसे उस टाइम पे मिल पाना बहुत आसान नहीं था। तो लेकिन धनी को वह समय मालूम था, उसे मालूम था कि कौन सा टाइम है जब गांधी जी उनकी बात सुनेंगे। तो उसे ये भी पता था कि रोज़ सुबह गांधी जी आश्रम में पैदल घूमते थे। अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, धनी बिस्तर छोड़कर गांधी जी को ढूंढने निकला। तो अगले दिन जैसे ही सूरज निकला, यानी कि सुबह हुई, धनी अपना बिस्तर छोड़कर उठ गया और गांधी जी को ढूंढने निकल गया। वे गौशाला में गायों को देख रहे थे, फिर वे सब्जी के बगीचे में मटर और बंद गोभी देखते हुए बिंदा से बात करने लगे। जब धनी गांधी जी को ढूंढने निकला तो उसने देखा कि वे गौशाला में, यानी कि गाय जहाँ पर रहती हैं, शेड में गायों को देख रहे थे। और फिर वह सब्जी के बगीचे में चले गए, मटर और बंद गोभियों को देखते देखते बिंदा जो चाचा थे उनसे बात करने लगे। धनी और बिन्नी लगातार उनके पीछे पीछे चल रहे थे। धनी और बिन्नी, यानी कि धनी की जो बकरी थी, वो लगातार गांधी जी के पीछे पीछे चल रहे थे। धनी मौका देख रहा था कि गांधी जी कब उसे अकेले मिलें। अंत में गांधी जी अपनी झोपड़ी की ओर चले। बरामदे में चरखे के पास बैठकर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। जब धनी और बिन्नी लगातार महात्मा गांधी जी का पीछा कर रहे थे या फिर उनके पीछे पीछे चल रहे थे, तो अंत में गांधी जी अपने झोपड़ी की ओर चले और बरामदे में चरखे के पास जाकर बैठ गए। और फिर उन्होंने धनी को पुकारा, यहाँ आओ बेटा। तो धनी दौड़कर उनके पास पहुंचा, बिन्नी भी साथ में कूदती हुई आई। तो धनी तो दौड़कर पहुंचा ही गांधी जी के पास में, और धनी के पीछे पीछे बिन्नी जो थी वो भी उसके साथ कूदती हुई वहीं चली गई। तो गांधी जी पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है बेटा? तो धनी बताता है कि बापूजी धनी। और यह तुम्हारी बकरी है? गांधी जी पूछते हैं कि यह बकरी तुम्हारी है? तो जो धनी था वो कहता है, जी हाँ, यह मेरी दोस्त बिन्नी है जिसका दूध आप रोज़ सुबह पीते हैं। धनी गर्व से मुस्कुराया, मैं इसकी देखभाल करता हूँ। अब धनी यह बताते हुए गर्व से मुस्कुरा रहा था
कि ये जो बिन्नी है वो मेरी दोस्त है, जिसका दूध रोज़ सुबह आप पीते हैं और मैं इसकी देखभाल करता हूँ। तो धनी को यह कहते हुए बहुत गर्व हो रहा था। बहुत अच्छा, गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा। गांधी जी ने हाथ हिलाकर कहा कि बहुत अच्छा। अब यह बताओ धनी कि तुम और बिन्नी सुबह से मेरे पीछे क्यों घूम रहे हो। अब गांधी जी ने धनी से पूछा कि अब यह बताओ कि तुम और बिन्नी मेरे पीछे पीछे सुबह से क्यों घूम रहे हो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। धनी थोड़ा घबराया। क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ, हिम्मत करके उसने कह डाला। अब धनी जो था पहले घबराया और कहा कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। फिर उसने हिम्मत करके कह डाला कि क्या मैं आपके साथ दांडी चल सकता हूँ, यानी कि दांडी के लिए वह जो यात्रा कर रहे थे उसमें साथ जा सकता है, उसने पूछा। गांधी जी मुस्कुराए। तुम अभी छोटे हो बेटा, दांडी तो बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिताजी जैसे नौजवान ही मेरे साथ चल पाएंगे। तो गांधी जी ने मुस्कुरा कर उसका जवाब दिया कि तुम अभी छोटे हो, दांडी बहुत दूर है, यानी कि दांडी की यात्रा बहुत लंबी है और दांडी बहुत दूर है, सिर्फ तुम्हारे पिता जैसे ही नौजवान यानी कि यंग मेरे साथ चल पाएंगे इतनी दूर तक। पर आप तो नौजवान नहीं, धनी बोला, आप नहीं थक जाएंगे। धनी ने फिर उनका जवाब दिया कि आप तो नौजवान नहीं हैं, यानी कि आप तो बूढ़े हैं, तो आप भी तो थक जाएंगे। मैं बहुत अच्छे से चलता हूँ, गांधी जी ने कहा। गांधी जी ने कहा कि मैं बहुत अच्छे से चल लेता हूँ। तो फिर धनी बोलता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चलता हूँ, यानी कि धनी भी फिर अपनी बात पर अड़ जाता है कि मैं भी बहुत अच्छे से चल लेता हूँ। हाँ ठीक बात है, कुछ सोचकर गांधी जी बोले। तो कुछ सोचकर फिर गांधी जी बोलते हैं, हाँ ठीक बात है, तुम भी चल देते हो, मगर एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी को कौन देखेगा। इतना चलने के बाद मैं तो कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत लौट आए। फिर गांधी जी कुछ सोच समझ कर बोलते हैं कि ठीक बात है, तुम चल लेते हो तेज, लेकिन एक समस्या है। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो बिन्नी की देखभाल कौन करेगा, बिन्नी को कौन देखेगा। और इतना चलने के बाद यानी कि दांडी यात्रा करने के बाद मैं बहुत कमज़ोर हो जाऊंगा, इसलिए जब मैं वापस आऊँगा तो मुझे खूब सारा दूध पीना पड़ेगा, जिससे कि मेरी ताकत जो दांडी यात्रा करने में ख़त्म हुई है या खर्च हुई है वो लौट आए। यह बात तो ठीक है, बिन्नी तभी खाती है जब मैं उसे खिलाता हूँ। धनी ने प्यार से बिन्नी का सिर सहलाया और सिर्फ मैं जानता हूँ कि इसे क्या पसंद है। अब धनी बिन्नी बिन्नी का सिर प्यार से सहलाकर बोलता है कि हाँ यह बात तो ठीक है कि बिन्नी जब ही खाती है जब मैं उसे घास खिलाता हूँ, और सिर्फ मैं ही जानता हूँ इसे क्या खाना पसंद है और क्या क्या पसंद है। तो बिल्कुल सही, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करोगे, गांधी जी ने प्यार से बोला। अब गांधी जी प्यार से बोलते हैं कि बिल्कुल सही है, तुम ही जानते हो बिन्नी क्या खाती है और बिन्नी को क्या पसंद है, तो क्या तुम आश्रम में रहकर मेरे लिए इतना नहीं कर सकते कि मेरे लिए बिन्नी की देखभाल करो। जी हाँ करूँगा, धनी बोला। बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। तो धनी बोलता है कि ठीक है, हाँ मैं आपका इंतज़ार करूँगा, मैं बिन्नी की देखभाल आपके लिए करूँगा, बिन्नी और मैं आपका इंतज़ार करेंगे। आप जब दांडी से लौटकर वापस आओगे उस दिन का मैं इंतज़ार करूँगा। धनी यह कहते हुए उनकी बात मान लेता है। यह जो लेख है वो सुभद्रा सेन गुप्ता ने लिखा है, जबकि इसका जो अनुवाद है वो मनीषा चौधरी ने किया है। तो इसमें गांधी जी और धनी के बारे में बताया गया है, और यह जो बात है 1930 की बात है, जब दांडी मार्च निकाला जा रहा था गांधी जी के द्वारा। अब आइए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना क्यों ठीक समझा होगा। तो धनी ने गांधी जी से सुबह के समय बात करना ठीक इसलिए समझा होगा कि गांधी जी वैसे सारे टाइम बिजी रहते थे, सिर्फ सुबह ही वो टाइम था जब गांधी जी अकेले आश्रम में टहलते थे और उनसे बात करना आसान था। धनी बिन्नी की देखभाल कैसे करता था, तो धनी बिन्नी को घास चराता था, उसे पानी पिलाता था और उसे इधर उधर आश्रम में घुमाता था या टहलाता था। इस प्रकार धनी बिन्नी की देखभाल करता था। धनी को ये कैसे महसूस हुआ होगा कि आश्रम में कोई योजना बनाई जा रही है। तो धनी को ये ऐसे महसूस हुआ होगा कि सभी लोग आ जा रहे होंगे। गांधी जी के रूम में एक कमरे में बैठकर सभी
बातें कर रहे होंगे, बहुत गहनता से गंभीर बातें कर रहे होंगे, तो उसे इस बात का महसूस हुआ होगा कि ज़रूर कोई बड़ी बात है या कोई योजना बनाई जा रही है। तो अब ये चैप्टर यहीं फिनिश होता है। अगर ये सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।